Hello and welcome, friends. Today we are going to solve the paper UPSC Civil Services GS Paper 2 2022। 2022 में यूपीएससी का जो ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी वाला पेपर हुआ है, इस पॉलिटी वाले पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। विल डिस्कस अबाउट जीएस पेपर 2। तो इसमें पहले हम लोग एनालिसिस देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है 2019, 20, 21, 22 4 साल का हम लोग देख रहे हैं कि किन किन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। इनमें जो सेक्शंस होते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। कुछ क्वेश्चन गवर्नेंस से होगा, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से होगा, कुछ क्वेश्चन सोशल जस्टिस से होगा, कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन। कैसे डिवीजन होता है 2019 में देखा जाए तो 2019 में व्हाट वी आर सीइंग इज कि 2019 में 8 क्वेश्चन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बोल रहे हैं किसी चीज को, तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स को हम पकड़ के चलते हैं। इसके बाद गवर्नेंस से लगभग 6 क्वेश्चन, सोशल जस्टिस से 2 क्वेश्चन और इंटरनेशनल रिलेशन से 4 क्वेश्चन। आप एक चीज देख सकते हो कि इनवेरिएबली 8 से 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। इस सेक्शन से हम लोग देख पा रहे हैं कि इतना क्वेश्चन आ रहा है। और गवर्नेंस से कभी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 6 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। जिस साल इसमें 6 क्वेश्चन आया, आप देख सकते हो सोशल जस्टिस का क्वेश्चन कटा है और किसी का क्वेश्चन इसमें नहीं कटा है। रीजन भी, कई बार सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैपिंग होते हैं। और इस ओवरलैप की वजह से कई बार कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन इधर से उधर रखे जा सकते हैं। 2020 में देखा जाए तो 10 क्वेश्चन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से थे और 3 ही गवर्नेंस से थे। ओवरलैपिंग क्वेश्चंस होने की वजह से ऐसा दिखता है। तो ऑन एन एवरेज पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस मिलाकर 12 क्वेश्चन हम लोग मान के चलते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन। और 7 से 8 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशन ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन फिक्स है। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके। और जो फ्लक्चुएशन हमें दिखता है वो यहाँ पे इस सेक्शन पे हमें ज्यादा दिखता है कि गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाले सेक्शन पे हमको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, वेरियस प्रोविजंस के बारे में बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन सब के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो इस साल आए हैं, 2022 के क्वेश्चन है, 2022 के क्वेश्चन है ये। 2022 में देखा जाए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने लगा है। इनफैक्ट कई बार से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और अक्सर एनवायरमेंट की जब बात आती है तो मैं क्लास में ये बात बताता भी हूं कि एनवायरमेंट इज गोइंग टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द कमिंग डेज। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस एनवायरमेंट के प्रॉब्लम को समझ रहा है कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ होने वाला है आने वाले दिनों में। हम इन पेंडेमिक और इन सारी सिचुएशन को भी हम एनवायरमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉज। अब केस लॉज बोल दिया, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, 10 मार्कर है, हालांकि बहुत टू द पॉइंट रहना पड़ेगा कि जो मॉडर्न लॉज इंडिया में बने हैं, हम डीपीएसपी से शुरू करेंगे और 48 ए से शुरू करके हम लोग जो लेटेस्ट प्रोविजंस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉज बन रहे हैं और जहां जहां पर एनवायरमेंटल कोड्स वगैरह बनाए गए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को हमेशा इनफैक्ट बॉर्डर्स में रखती है, दायरे में रखती है, एक रेंज में रखने की कोशिश करती है। वो क्यों करने की कोशिश करती है? क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है उनका गार्जियन है, प्रोटेक्टर है। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड फ्रीली। अब ये क्वेश्चन आर्टिकल 19 का 1, आर्टिकल 19 का 2 से है। यानी किस तरह से राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस जो दोनों जो दिया गया है आपके आर्टिकल 19 के 1 में, और किस तरह से उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कायम रहते हैं अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। ये आपको कमेंट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
कोई इसमें ज्यादा लाग लपेट नहीं है। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन जो हमने बनाया, पहले ये स्टैचुरी बॉडी हुआ करता था, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रोल इसको दे दिया गया। तो इससे इसके लाइट में हमको एनसीबीसी को डिस्कस करने की जरूरत है। इसके लाइट में हमको एनसीबीसी को डिस्कस करने की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट, अब यहां पे वाइस प्रेसिडेंट के रोल को नहीं पूछा गया, पूछा गया राज्यसभा के चेयरमैन का रोल। किसका? राज्यसभा के चेयरमैन का रोल, उसको बताना है हमें। डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये भी 10 मार्कर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 10 मार्कर हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन 10 मार्कर आ रहे हैं वो 10 मार्कर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द, तो यहां पर कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंडीशंस के बारे में। ऐसे कंडीशंस जब लेजिस्लेटिव पावर्स का यूज करते हैं गवर्नर। तो एक क्वेश्चन हमने देखा चेयरमैन पर और यहाँ गवर्नर पर है। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बनता है, उसको रीप्रोमल्ट किया जाता है। हम प्रेसिडेंट के उसमें बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहता है, लेकिन अभी कुछ दिन से गवर्नर का रोल उसमें था, लक्षद्वीप वाला केस जब से देखा जाए तो repromulgation of ordinance by the governor without placing them before the legislature। इलेक्शंस को लेकर के 4 क्वेश्चन टोटल थे, जिनमें से थोड़ा सा वाइड वेराइटी के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं इलेक्शंस पे। तो इस बार क्वेश्चन जो देखा जाए, ओवरऑल पॉलिटी का क्वेश्चन जो देखा गया है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन थे। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये इलेक्शंस को बहुत डायमेंशन से लोग नहीं पढ़ते। डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर अंडर द आरपीए एक्ट। प्रोसीजर, किस चीज का प्रोसीजर पूछ रहा है? टू डिसाइड द डिस्प्यूट डिसाइड करने के। इलेक्शन डिस्प्यूट जो होते हैं एमपीज के, एमएलएस के, इनके इलेक्शंस के टाइम में जो डिस्प्यूट्स अराइज करते हैं, उनके बारे में ये पूछ रहा है। आरपीए में क्या प्रोविजन दिया गया? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्न कैंडिडेट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अब यहाँ पे ग्राउंड्स डायरेक्टली मेंशन करने। व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी अगेंस्ट द डिसीजन। क्या रेमेडीज है? रेफर टू द केस लॉस। अब 15 मार्कर क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इतने पीसेज में इसको दे दिया गया है कि आप बहुत आराम से इसको डिस्कस कर सकते हैं, स्टेज बाय स्टेज हेडिंग्स देकर के आराम से डिस्कस कर सकते हैं। While the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy. Comment। अब ये जो recent cases है, वेस्ट बंगाल का केस देख लो, तेलंगाना का केस देख लो, या आप इनफैक्ट दिल्ली वाला केस देख लो, तो जो रीजनल पार्टीज हैं, डीएमके हैं, ये आप हैं, और ये सब ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में इनफैक्ट ज्यादा बात कर रही है, स्टेट ऑटोनॉमी को ज्यादा फेवर करती हैं। और इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमेशा सेंट्रलाइजेशन, सेंटर को बहुत हावी और बहुत पावरफुल बनानी। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसमें बहुत सारे केसेस भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत चर्चा में रहा है इस साल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे चर्चा में रहा है? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इनफैक्ट लेजिस्लेट करने की बात हो रही है, उसको एक स्टैचुरी एक्ट के जरिए लागू करने की बात हुई थी। बीच में ऐसे चर्चे आए थे, बिकॉज ये टूथलेस है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकता है इलेक्शन कमिश्नर। तो क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। ये एक क्वेश्चन था, बहुत दिन से अवेटेड था कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करने वाला जो टॉपिक है, बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 4 साल 5 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। अब उसमें फिर से क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, क्योंकि फ्रांस में भी इलेक्शन हुआ है और इंडिया में भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करने को बोल दिया है। अब आते हैं गवर्नेंस टॉपिक्स। गवर्नेंस टॉपिक्स में जो मेन टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली द गवर्नमेंट इन एक्शन, ट्रांसपेरेंसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन जो डायरेक्ट यहाँ से गवर्नेंस से देखने को मिल रहे थे वो ये हैं। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। हम लोग पूरा ये जो सीएसआर और ये सारी चीजें हैं, डोनर एजेंसी, इन सब पर हम पूरा फोकस पैसा लाने पर लगा देते हैं,
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर लैग करने लगता है, क्योंकि पैसा कौन लगा रहा है? प्राइवेट फर्म्स लगा रही हैं या डोनर एजेंसी लगा रही हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस उस हिसाब से नहीं हो पाता है जैसा कम्युनिटी को चाहिए होता है। तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को कैसे इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ाया जाए और कैसे डोनर एजेंसीज को ज्यादा मोटिवेट किया जाए और फंड लाने के लिए, ये आपको सजेशंस के साथ क्लोज करना होगा। जस्टिफाई योर आंसर। देन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू green and compulsory education. What is green and compulsory education? 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children education without generating awareness about the importance of schooling. अब यहां पर क्या है कि हम इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम डेवलप करने में थोड़ा सा असमर्थ रहे हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा कोई इंसेंटिव हम नहीं दे पाए वहां से जो कि उसको स्कूल तक खींच के लाए, अपार्ट फ्रॉम द मिड डे मील एंड ऑल। हम बहुत कुछ इस तरह का दे नहीं पाए उनको, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको इसमें बात करने की जरूरत है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट? अब यहाँ पे भी आप देखो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई है, वहां पर भी हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, पर यहाँ ये गवर्नेंस में हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली गवर्नेंस लैंडस्केप के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि ग्रास रूट में गवर्नेंस रेस्पेक्ट गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं इसको, तो डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से बदल रहा है। क्योंकि ये जो पीआरआईज तक पावर पहुंच रहा है, पॉलिटिकल पावर पहुंच रहा है, पीआरआईज को किस तरह से हम लोग अगर फंडिंग कर पाए या उनके इंडिपेंडेंट फंडिंग के लिए कुछ प्रोग्राम कर पाए, तो ये किस तरह से हमारे गवर्नेंस मॉडल को और इम्प्रूव कर सकता है। सोशल जस्टिस में जो टॉपिक्स मेनली पूछते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज, कैसे डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस के बारे में बात होगी, और इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर के बारे में बात होगी। तो यहाँ देखो ये जो 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, इनमें बहुत लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन को गवर्नेंस में भी कैटेगराइज करते हैं और यहाँ भी किया जा सकता है, बहुत ओवरलैपिंग है, इसलिए मैंने कहा। द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में पूछ रहा है, तो ये सोशल सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी को लेकर के जिस तरह से ऑफिसर्स पेश आते हैं, कई बार वीडियोस देखने को मिलता है, कई बार इनफैक्ट हम लोग न्यूज में पढ़ते भी हैं, तो वो सेंसिटाइजेशन नहीं होता। केवल लॉ बना देने से नहीं होगा, लॉ को सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा। Reforming the government delivery system through the direct benefit transfer scheme is a progressive step, but it has limitations to comment. अब डिलीवरी सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट डिलीवरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में हो रहा है, तो ये किस तरह से इनफैक्ट हमारे सोशल जस्टिस में इनफैक्ट ये ज्यादा गवर्नेंस में जा रहा है, पर इससे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो इसके इम्पैक्ट और लिमिटेशंस हैं, वो ज्यादा सोशल और इसकी वजह से है, इकोनॉमिक सोशल ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से इसको हम लोग सोशल जस्टिस में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा गवर्नेंस का मॉडल दिख रहा है। बिसाइड द वेलफेयर स्कीम, इंडिया नीड्स जस्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो लगता है कि क्वेश्चन पेपर 3 का है, लेकिन जब ये कहता है टू सर्व द पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिस्कस, जब इनके बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा है, टू सर्व द पुअर के बारे में पूछ रहा है, तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से मैनेज किए जाएं कि अंडर प्रिविलेज को फायदा हो सके, किस तरह से मैनेज किया जाए कि पुअर को फायदा हो सके, है ना। अब एक स्कीम के बारे में, गति शक्ति, अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं गति शक्ति स्कीम के बारे में, तो गति शक्ति स्कीम नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। अब यहां पर ये स्कीम भी इनफैक्ट हम इसको सोशल सेक्टर और सोशल जस्टिस और गवर्नेंस दोनों में डाल सकते हैं। इट नीड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मेनली रिलेटेड है, इसकी वजह से ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बता रहे हैं इसमें। इंटरनेशनल रिलेशन, अब इंटरनेशनल रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनफैक्ट इन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो यहाँ से ग्रुप से पूछा जाता है। बायलैटरल रिलेशन से पूछा जा सकता है, रीजनल इंडो श्रीलंका वाला जो क्वेश्चन है वो बायलैटरल में आ जाएगा, रीजनल ग्रुपिंग से जो सार्क और बिम्स्टेक वाला क्वेश्चन है वो यहाँ आ जाएगा, और जो एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग जो इंटरनेशनल इनफैक्ट एनवायरमेंटल एफर्ट्स हैं इंडिया के इंटरनेशनली, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? अब बिम्स्टेक और सार्क को कंपेयर करना है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द टू, हाउ आर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो बिम्स्टेक
और हमारी फॉरेन पॉलिसी, इसको लेकर के लास्ट वाला सेक्शन पूछा गया। तो ये 3 सेक्शन है, 5-5 मार्क समझ लो कि तीनों सेक्शन पे, और उस तरह से आप क्वेश्चन को लिखोगे। इंडिया इज एन ओल्ड एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका। ये तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, जो इंडिया ने डोल्स दिए हैं, जो इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, वो सारी चीजें यहाँ सबको करनी थी। I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, जो ये ग्रुपिंग बनी है, जिसको क्वाड 2 पहले नाम दिया गया था, ये ग्रुपिंग भी किस तरह से, दिस ग्रुपिंग इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंडिया ने अपने आप को वेल पोजीशन किया है उधर वेस्ट एशिया में, और इधर इनफैक्ट यहाँ पर, और वहां पर वेस्ट एशिया में 2 पावर्स थे, यूएई, इजराइल, और दोनों इनफैक्ट यूएस सपोर्टेड पावर्स हैं। वहां पर इंडिया के प्रेजेंस से किस तरह से एक नया हब क्रिएट हो रहा है, वहां चैलेंज किया जा रहा है ईरान को, और यहाँ पर क्वाड के जरिए चैलेंज किया जा रहा है चाइना को। इस तरह से एक I2U2 का एक पोजिशनिंग किया गया है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो इंडिया अपने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस कर रहा है, किस तरह से इंडिया अब इनफैक्ट रिकॉग्नाइज हो रहा है एज अ क्लाइमेट लीडर। इनफैक्ट बहुत सारे एफर्ट्स से, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हम लोग कर लें, चाहे इनफैक्ट हम कमिटमेंट्स की बात कर लें, चाहे हम नेगोशिएशंस की बात कर लें, हम चाइना के साथ मिलकर के जो वर्ल्ड से नेगोशिएट कर रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब की बार का पॉलिटी का जो पेपर था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। करंट बेस्ड क्वेश्चन, भाई आईआर में तो करंट बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे। इनफैक्ट आप सोशल जस्टिस में देख रहे हो और गवर्नेंस में देख रहे हो, दोनों में करंट बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को ज्यादा वो दिया गया, लेकिन इन सब का ट्रेस आप करोगे तो करंट उसमें आपको ये सारे इनकी झलक देखने को मिलेगा, चाहे इलेक्शंस का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो, चाहे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो, है ना, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। तो 10 आप पूरे इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से दिमाग में बना लीजिए। आपको एफर्ट भी अपना उसी तरह से लगाना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अब आप खुल के पढ़ना है, खुल के पढ़ना है, ओपननेस के साथ पढ़ना है, स्टैटिक और डायनेमिक को एक साथ इंक्लूड करके चलना है, ठीक है, ऐसे करके चलना है, ताकि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो और जब आप पेपर 3 पढ़ रहे हो तो आप इनफैक्ट सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ लो, आप उसके साथ साथ इनफैक्ट गवर्नेंस के बारे में भी पढ़ रहे हो। हर एंगल से चीजों को देखना है, गति शक्ति को अब दूसरे एंगल से भी देखना है, गवर्नेंस के एंगल से भी देखना है, सोशल जस्टिस के एंगल से भी देखना है ना। तो आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन, इंक्लूसिव प्रिपरेशन करने की आदत डालनी होगी, है ना। तो आज ये पेपर मैंने 2 सॉल्व किया, कल हम लोग पेपर 3, पेपर 4 पर भी बात करेंगे आगे, ऐसे पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।